जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे OROP 3 के रिवीजन पर। चर्चा करेंगे कि क्या जिन पूर्व सैनिकों को पहले इसका लाभ नहीं मिला, उन्हें अब इसका फायदा मिलेगा। साथ ही यह भी जानेंगे कि क्या यह सभी पूर्व सैनिकों को लाभ पहुंचाएगा या केवल कुछ ही पूर्व सैनिकों को इसका फायदा होगा। इस विषय पर विस्तार से विचार करेंगे। 4 दिसंबर को सरकार द्वारा जारी किए गए सर्कुलर 679 में क्या कहा गया है, इसमें टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को लेकर क्या जानकारी दी गई है और इसके संदर्भ में क्या स्पष्टीकरण आया है। आज हम इन सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। OROP 3 के तहत किसे नुकसान हुआ है और कितना हुआ है, इसकी पूरी सच्चाई क्या है। आइए इन सवालों के जवाब स्टेप बाय स्टेप ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपके सामने एक कंपैरेटिव टेबल है जो OROP 3 के लागू होने के बाद तैयार की गई है। यह टेबल सिपाही से लेकर ब्रिगेडियर साहब तक की स्थिति को दर्शाती है। इस विषय पर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें स्टेप बाय स्टेप इसका विश्लेषण किया था। आज हम इस टेबल को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। OROP 3 के तहत किसे, कहां और कैसे लाभ मिला और किसे कहां नुकसान हुआ, किसे कितने प्रतिशत लाभ मिला और किसे नहीं मिला, इसी का विवरण देने वाली एक समेकित सूची तैयार की गई है। पहले इस पर एक नजर डालते हैं। आप देख सकते हैं कि यह सूची 6ठे CPC 24 सितंबर 2012 और OROP 3 के लागू होने के बाद की स्थिति को दर्शाती है। इसमें यह भी दिखाया गया है कि पहली बार OROP लागू होने पर किसको कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। यहां पर मैंने 2 प्रमुख कोण दिखाए हैं। 1. स्टार्टिंग परसेंटेज, OROP 3 के तहत प्रारंभ में किसकी कितनी बढ़ोतरी हुई। 2. कंपैरेटिव ग्रोथ, यह दर्शाता है कि OROP 3 लागू होने के बाद कुल प्रतिशत वृद्धि कहां कहां देखने को मिली। आप इसे एक एक करके विस्तार से देख सकते हैं। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि OROP 3 के लाभ और हानि का संतुलन किस प्रकार बना। इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इसे ध्यान से देखें। इसके बाद आज तक की टोटल प्रोग्रेस को ध्यान में रखते हुए हम सीधे अंतिम निष्कर्ष पर आते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि हर रैंक और सेवा अवधि के हिसाब से किसे कितनी बढ़ोतरी मिली है। ये सब A से Z तक स्पष्ट रूप से आपके सामने दिया गया है। अब इस पूरी लिस्ट में एक खास बीच का सेक्शन है जो बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें उन पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है जहां कुछ रैंकों को अपेक्षित लाभ नहीं मिला या किसी विशेष समूह को नुकसान हुआ है। हम इस सेक्शन पर विशेष ध्यान देंगे और इसे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे ताकि OROP 3 की संपूर्ण तस्वीर आपके सामने साफ हो सके। जहां सबसे कम बढ़ोतरी हुई है, वहीं यह भी देखा गया कि OROP 3 जब 2014 में लागू हुई थी, तब से लेकर 2024 तक कुछ कर्मचारियों को तो 1 पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं मिली। यहां तक कि जो सैनिक 20 साल पहले रिटायर हुए थे, उनकी पेंशन जब OROP 1 के तहत बढ़ी थी, तो आज भी वे 10 साल बाद रिटायर हुए कर्मचारियों से कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। आप इसे यहां देख सकते हैं। यह जो बढ़ोतरी है, वह उन पुराने पेंशनरों की पेंशन बढ़ोतरी और रिवाइजेशन के आधार पर दी गई है जो 2014 से पहले रिटायर हुए थे। यह पेंशन वृद्धि का प्रतिशत दिखाता है। आप देख सकते हैं कि यहां जो लाइन दी गई है वह U से लेकर इस बिंदु तक की कैटेगरी को दर्शाती है। इसमें OROP 3 की बढ़ोतरी को देखा गया है। अगर हम OROP 3 और OROP 3 की बढ़ोतरी को देखा गया है 1 से 2 के बीच की तुलना करें, तो यहां पर अधिकांश कैटेगरीज में या तो कोई बढ़ोतरी नहीं है या माइनस है। यदि हम शुरुआत में देखें तो यहां भी कुछ प्रतिशत वृद्धि देखी जा सकती है। कुछ को 4%, कुछ को 1% और कुछ को 2% बढ़ोतरी मिली है। वहीं अगर आप अंत में देखें तो कुछ कैटेगरीज में 31%, 22% और यहां तक कि 28%, 29%, 30% से लेकर 32% तक की बढ़ोतरी हुई है। तो यह जानना जरूरी है कि यह किस कैटेगरी की बात हो रही है। नायब सूबेदार से लेकर ऑनरी कैप्टन तक की कैटेगरी में अब एक दूसरा सेक्शन देखा जा सकता है। यहां पर है लेफ्टिनेंट, कैप्टन और मेजर रैंक।
आज के समय में कोई भी रिटायर होकर इन रैंकों तक नहीं जाता, लेकिन पहले कुछ लोग इन रैंकों से रिटायर होते थे। ज्यादातर लोग इन रैंकों के बाद आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए इस हिस्से को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि किस रैंक में कितनी बढ़ोतरी हुई है। मैं यहां किसी विशिष्ट रैंक की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वह जवान हो या जनरल साहब, ब्रिगेडियर साहब तक। अब हम आते हैं उस मुद्दे पर जहां ओआरओपी 2 के दौरान हुए हंगामे के बाद ओआरओपी 3 में किसी भी तरह का हंगामा न हो, इसलिए एक सर्कुलर 679 जारी किया गया है। अब हम आते हैं उस सर्कुलर पर जो 4 दिसंबर 2024 को जारी किया गया है। यह सर्कुलर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के बारे में है, क्योंकि ओआरओपी 3 का रिवीजन होने के बाद सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन जैसे रैंक के बारे में कुछ बदलाव किए गए हैं। कुछ लोगों को 40,300 रुपये पर रखा गया है, जबकि वही सेवा वाले कुछ अन्य व्यक्तियों को 4,200 रुपये पर रखा गया है। इस तरह की असमानताएं सामने आई हैं। जब इस विषय पर चर्चा हुई और सवाल उठे तो इसके बारे में अधिक जानकारी दी जाएगी। अब मैं आपको यह सारी जानकारी विस्तार से समझाता हूं। मैं एक और डेटा दिखाता हूं। पहले 1 अक्टूबर 2024 को कुछ बिंदु उठाए गए थे कि कुछ पेंशनरों की पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई है। इस पर एक जवाब दिया गया था जिसमें कहा गया था कि इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि सभी पेंशनरों की बेसिक पेंशन को सही तरीके से 41,200 रुपये प्रति माह की दर से संशोधित किया गया है, जिसमें 30 साल तक की सेवा को नेट क्वालिफाइंग सर्विस के रूप में माना गया है और उनके टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के आधार पर, जो कि ऑफिस सर्कुलर नंबर 555 के अनुसार ओआरओपी 3(1) के रिवीजन में उल्लिखित था। इसके साथ ही अपेंडिक्स एक्स का भी हवाला दिया गया है, जिसमें टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट सर्विस के बारे में जानकारी दी गई है। अब यहाँ पर कई पेंशनर्स हैं जिनके बारे में मेरे पास डेटा है और मैं उन सभी को जानता भी हूं। जिनकी मैं बात कर रहा हूं उनमें एक एसएम साहब हैं जो 2021 में रिटायर हुए थे और उन्हें ऑनरी कैप्टन के रूप में 40,300 रुपये मिले। वही सेवा करने वाले एक अन्य पेंशनर जो 2019 में रिटायर हुए थे, उन्हें यह लाभ नहीं मिला। उनके लिए यह जवाब दिया गया कि उनका ओआरओपी 3 रिवीजन सही तरीके से किया गया है। जब यह मुद्दा ज्यादा बढ़ा और अलग अलग जगहों से बातें आगे बढ़ीं, तब कई पत्र और लेटर आए। इसके बाद स्पीकिंग ऑर्डर भी जारी हुए और कुछ मामलों में कानूनी लड़ाई भी लड़ी गई। अंत में इन सभी प्रक्रियाओं के बाद उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया है। यह है सर्कुलर जिसमें टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के बारे में बात की गई है। यहां पर 555 सर्कुलर का भी उल्लेख किया गया है और टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का जो अपेंडिक्स 555 में था, उसी के अनुसार यह कार्यवाही की गई है। इसमें लिखा गया है कि पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी इस बात से अवगत है कि ऑफिस सर्कुलर नंबर 555, जो 4 फरवरी 2016 को जारी हुआ था, के तहत सशस्त्र बलों के कर्मियों की पेंशन को रिवाइज किया गया था। इस संशोधन का प्रभाव 1 जुलाई 2014 से हुआ था और उस सर्कुलर के साथ एक तालिका टेबल भी जुड़ी थी जो पेंशन में किए गए संशोधनों को दर्शाती थी। सारी जानकारी के हिसाब से अब कंफर्ट अथॉरिटी ने अपेंडिक्स एक्स में उल्लिखित टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को निर्धारित किया है। अपेंडिक्स एक्स सर्कुलर नंबर 555 का हिस्सा है, जिसमें रैंक की पेंशन को 30 मई 1998 से प्रभावी रूप से रिवाइज करने का जिक्र किया गया है। इस संशोधन के तहत पेंशन को उन रैंकों के लिए रिवाइज किया गया है जो अपेंडिक्स एक्स में उल्लिखित है। ये संशोधन उनके टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के आधार पर किया गया है। यहां पर आर्मी के लिए ऑनरी लेफ्टिनेंट के टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को 21 से 33 साल तक तय किया गया है और यह मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है। वहीं नेवी के लिए MCP 01 और उसके समकक्ष रैंक को 33 साल तक तय किया गया है, लेकिन इसमें कोई मार्जिन नहीं रखा गया है। इसके बाद ऑनरी लेफ्टिनेंट DSC डिफेंस सिक्योरिटी फोर्स और ऑनरी कैप्टन के लिए टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को 21 से 33 साल तक तय किया गया है। अब
यहां पर एक नई चीज ये है कि इन सभी रैंकों के लिए टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को 33 साल तक निश्चित किया गया है, लेकिन कोई मार्जिन नहीं दिया गया, जो कि पहले कभी देखा नहीं गया था। यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं, नए सर्कुलर के अनुसार टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में कई बदलाव किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन के लिए टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को 30 मई 1998 से लेकर अब तक 33 साल तक तय किया गया है, जबकि 1998 से पहले और 1953 के बीच कुछ रैंकों के लिए 32 साल का पीरियड था। आपको सूबेदार और नायब सूबेदार के बारे में यह ध्यान रखना होगा कि उनका कोई उल्लेख नहीं है, जबकि उनके लिए पेंशन की स्थिति अभी भी पिछली रिटायरमेंट वाले लोगों से कम हो सकती है। यह घुमा फिराकर ही इस बात को प्रस्तुत किया गया है और इस कारण उनकी पेंशन कम मिल रही है। यह स्पष्ट किया गया है कि सभी अन्य टर्म्स और कंडीशंस में कोई बदलाव नहीं होगा और वे जैसे थे वैसे ही रहेंगे। हालांकि इन रैंकों की पेंशन को रिवाइज करने की बात कही गई है, जिसका मतलब है कि इनकी पेंशन में बदलाव किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि उनकी पेंशन को उचित तरीके से संशोधित किया जाए ताकि यह सही और अद्यतन हो सके। यहां जो कहा गया है उसके अनुसार सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट और समकक्ष रैंक नेवी और डीएसएससी में के टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को अब 33 साल तक बढ़ा दिया गया है और इनकी पेंशन का रिवीजन किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जिन पेंशनर्स को प्रभावित किया गया है उनकी पेंशन का रिवीजन किया जाएगा ताकि यह नए नियमों के मुताबिक हो सके। अब जो सूबेदार साहब हैं जिनकी पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, उनके मामले में यह महत्वपूर्ण है कि अगर वे प्रभावित पेंशनर्स की सूची में आते हैं तो उनका भी पेंशन रिवीजन किया जाएगा। यानी जो लोग पहले रिवीजन से बाहर रह गए थे या जिनकी पेंशन में कोई बदलाव नहीं हुआ था, उन्हें भी इसका लाभ मिल सकता है। इसका तात्पर्य है कि उनके ऊपर भी यह नया नियम लागू हो सकता है और उनकी पेंशन में सुधार किया जा सकता है। छठे वेतन आयोग से लेकर 7वें वेतन आयोग तक जो सूबेदार साहब, ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन रैंक के रिटायर्ड अधिकारी हैं, उनकी पेंशन आज के सूबेदार साहब से भी कम हो रही है। OROP, एक रैंक एक पेंशन का कॉन्सेप्ट यह है कि नए पेंशनर्स को पुराने पेंशनर्स के बराबर पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन अगर नए पेंशनर्स को पुराने पेंशनर्स के बराबर पेंशन नहीं मिल रही है तो पुराने पेंशनर्स को क्या फायदा होगा। 10 साल बाद 2014 से 2024 के बीच ऐसे कई पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन में 1 पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है और वे पुराने पेंशनर्स से कम पेंशन ले रहे हैं। हालांकि सेवा अधिक करने के बावजूद, यदि मैं एक उदाहरण दूं, तो एक पेंशनर जो 1988 में रिटायर हुआ है और जिसने 28 साल सेवा की है, उसकी बेसिक पेंशन OROP 3 के पहले रिवीजन के अनुसार 41,350 रुपये है। वहीं OROP 3 के तीसरे रिवीजन के बाद जो नया पेंशनर है उसकी बेसिक पेंशन 41,200 रुपये है। अब सवाल यह है कि पुराने पेंशनर की पेंशन कैसे बढ़ेगी जब नए पेंशनर की पेंशन भी पुराने पेंशनर के बराबर नहीं है। ये किस प्रकार का OROP 3 है और कैसा रिवीजन है? यहां पर पूरी प्रक्रिया में कोई पारदर्शिता और समानता नहीं दिख रही है। अगर एक पेंशनर की पेंशन किसी निश्चित प्रतिशत के हिसाब से बढ़ रही है तो सभी की पेंशन को उसी अनुपात में बढ़ना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर मेरी बेसिक पेंशन 100 रुपये है और उसमें 3% की बढ़ोतरी हो रही है तो मेरी पेंशन 103 रुपये हो जाएगी। वहीं अगर किसी दूसरे पेंशनर की बेसिक पेंशन 1,000 रुपये है और उसे भी 3% की बढ़ोतरी मिल रही है तो उसकी पेंशन 1,030 रुपये हो जाएगी। इसका सवाल यह नहीं है कि मेरी पेंशन में 3 रुपये बढ़ी और उसकी पेंशन में 30 रुपये बढ़े। असल सवाल यह है कि मेरी पेंशन भी 3% बढ़ी और उसकी पेंशन भी 3% बढ़ी, तो सभी पेंशनरों की पेंशन समान अनुपात में बढ़नी चाहिए। लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है। ये देखिए, ये सारी जानकारी और डेटा आपके पास उपलब्ध है। आप इसे देख सकते हैं और इसका विश्लेषण कर सकते हैं।
सभी डेटा, सर्कुलर और पेंशनरों के दस्तावेज भी उपलब्ध हैं। पेंशनर खुद अपनी समस्याओं को लेकर घूम रहे हैं और शिकायतें कर रहे हैं, और ये सब आपके सामने है। तो सवाल यह है कि क्या सिर्फ सूबेदार मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन का ही रिवीजन होगा, या फिर इस पूरे समूह का, सभी का रिवीजन किया जाएगा? अगर नहीं होता है तो फिर आपके लिए क्या रास्ता होगा? इस पर विचार करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यह जानकारी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के संबंध में दी गई थी। जो नया सर्कुलर आया है, सर्कुलर नंबर 617, उसके संदर्भ में फिर हम अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।